नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है जब प्रक्रम। ये जो चैप्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाली है क्योंकि इस चैप्टर में हम अपने शरीर के बारे में जानने वाले हैं। इस चैप्टर को हम विजुअल्स और एनिमेशन की मदद से काफ़ी आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो हमारे शरीर में 4 ऐसे प्रक्रम हैं जो अनुरक्षण का काम करती है, जो कि है पोषण मतलब खाना बनाना, श्वसन मतलब कि सांस लेना, वहन मतलब कि शरीर में पदार्थों का एक जगह से दूसरे जगह जाना, और उत्सर्जन मतलब कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ यानी कि बेकार पदार्थों का बाहर निकलना। तो हमारा जो चैप्टर है वो इन्हीं जैव प्रक्रम के आसपास घूमता है। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी जैव प्रक्रम को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली जैव प्रक्रम से, जो कि है पोषण। तो पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन से भोज्य पदार्थ प्राप्त कर उससे ऊर्जा प्राप्त करती है, जिससे शरीर का निर्माण, टूट फूट की मरम्मत तथा वृद्धि और विकास होता है। तो यहाँ पर एक शब्द है भोज्य पदार्थ। तो भोज्य पदार्थ भी एक पदार्थ है जो सजीव के उचित वृद्धि और संरक्षण के लिए जरूरी होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, वसा इत्यादि। ये सभी भोज्य पदार्थ होते हैं। अब हम देखते हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जो कि है स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्वपोषी पोषण को। तो स्वपोषी पोषण वह पोषण है जिसमें सजीव पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, और जो सजीव स्वपोषी पोषण से खाना बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे और कुछ बैक्टीरिया। तो अब हम समझते हैं दूसरे प्रकार के पोषण को, जो कि है विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन खुद नहीं बना पाने के कारण अन्य जीवों पर आश्रित रहता है, और जो सजीव विषमपोषी पोषण से अपना खाना बनाते हैं उसे परपोषी या विषमपोषी कहा जाता है, जैसे कि इंसान, अमीबा इत्यादि। ये सब विषमपोषी पोषण है। हरे पौधे और कुछ अन्य स्वपोषियों के अलावा प्रायः सभी सजीव विषमपोषी ही होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम इंसान भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जैसे कि धान, गेहूं, सब्जियां, मांस, फल इत्यादि। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, वो किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं। तो अब हम कुछ जीव के पोषण प्रक्रिया को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पेड़ पौधों में पोषण। तो पौधे स्वपोषी पोषण से खाना बनाते हैं, ये हम सब जानते हैं। पर यहाँ पर हमें उस प्रक्रिया को देखना है जिससे पौधे अपना खाना असल में कैसे बनाते हैं। तो जो पौधे होते हैं वो अपना खाना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करती है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो चलिए हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। 6CO2 प्लस 6H2O, जो कि देता है पर्णहरित और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6O2। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि CO2 और जल के 6 अणु मिलकर ग्लूकोज बना रहे हैं, और उसके साथ ऑक्सीजन की 6 अणु भी बाहर निकल रही है सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में। तो अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमें कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिलती है। तो सबसे पहला जो घटना होता है वो है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित करना। उसके बाद दूसरा जो घटना है वो है कि जब सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, तब सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है, और जल के जो अणु होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। उसके बाद तीसरा जो घटना है वो ये है कि पर्यावरण से पत्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना और उसके बाद सभी का अभिक्रिया करके ग्लूकोज का बनाना। इस पूरे प्रकाश संश्लेषण के दौरान 2 शब्दों का उपयोग किया गया है,
पर्णहरित और क्लोरोफिल, जो कि दोनों शब्द एक ही है। हिंदी में इसे पर्णहरित और इंग्लिश में इसे क्लोरोफिल कहा जाता है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित किसने किया होगा? तो इसका जवाब है क्लोरोप्लास्ट। तो चलिए अब हम क्लोरोप्लास्ट को अच्छे से समझते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट एक बहुत ही छोटा सा जीव है जो पादप कोशिका में पाया जाता है और इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। तो चलिए अब हम विषमपोषी पोषण को थोड़ा और डिटेल्स में समझ लेते हैं। विषमपोषी पोषण क्या होता है ये आप पहले ही समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि विषमपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं: मृतोपजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। तो चलिए अब हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मृतोपजीवी पोषण को। तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए और सड़े हुए पदार्थों से प्राप्त करता है उसे हम मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। और जो जीव अपना भोजन मृतोपजीवी पोषण से बनाते हैं उसे हम मृतजीवी कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, कवक इत्यादि। ये जो है वो सड़े हुए और मरे हुए पदार्थों से अपना खाना बनाते हैं। इसके बाद विषमपोषी पोषण का जो दूसरा प्रकार है वो है परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव अन्य जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना खाना प्राप्त करते हैं बिना उसको मारे, उसे परजीवी पोषण कहा जाता है। और जो जीव अपना खाना परजीवी पोषण से बनाते हैं उसे परजीवी कहा जाता है, जैसे कि मच्छर, जू इत्यादि। ये दोनों जीव अपना खाना प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि मच्छर इंसान और कुछ पालतू जानवर पर, और जू भी इंसान और कुछ पालतू जानवर पर ही रहकर उसका खून चूसते हैं और अपना खाना बनाते हैं। अब तीसरा जो प्रकार है विषमपोषी का वो है प्राणी संपोषण। तो वैसा पोषण जिसमें खाना को निगलना, उसको पचाना, उससे ऊर्जा प्राप्त करना और बचे हुए खराब पदार्थों को बाहर निकाल देना, उसे प्राणी संपोषण कहा जाता है, जैसे कि अमीबा, इंसान इत्यादि। तो चलिए हम समझते हैं विषमपोषी पोषण के कुछ एग्जाम्पल्स को। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो अमीबा होता है उसमें पोषण कैसे होता है। तो अमीबा जो है वो अपना खाना प्राणी संपोषण से बनाता है और अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। तो इसलिए अमीबा में जो पोषण देखने को मिलता है वो दूसरे जीव से अलग होता है, क्योंकि अमीबा के अंदर पोषण की पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक कोशिका के द्वारा होता है। और अमीबा एक जलीय जीव है। जलीय जीव मतलब वैसा जीव जो पानी में रहता है उसे जलीय जीव कहा जाता है। तो अमीबा एक जलीय जीव है। तो अमीबा जब भी कोई खाने वाली जीव को देखता है तो वह तैरते हुए उसके पास जाता है और अमीबा अपनी सतह पर उंगलियों जैसा संरचना बनाते हैं जिसे कुटपाद कहा जाता है। तो अमीबा अपनी कुटपाद की मदद से भोजन को घेर लेता है और उसे अपने अंदर ले लेता है और उस भोजन को अमीबा अपने खाद्य रिक्तिका में भेज देते हैं, जहां पर एंजाइम की मदद से उस भोजन को पचाया जाता है और उससे जो ऊर्जा मिलती है जिससे अमीबा अपने जैव प्रक्रम को चलाने के लिए इस्तेमाल करता है। और लास्ट में जो अनपचा भोजन बचता है उसे अमीबा अपने शरीर से बाहर फेंक देती है। ठीक इसी तरह का पोषण पैरामीशियम में भी होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि पैरामीशियम क्या है। तो पैरामीशियम भी अमीबा की तरह ही एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम की पूरी सतह पर बालों जैसी संरचना पाई जाती है जिसे सीलिया कहा जाता है। सीलिया की गतियों के कारण भोजन पैरामीशियम के निकट आ जाता है। उसके बाद भोजन पैरामीशियम की सतह पर पाए जाने वाले गर्त में चला जाता है और कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन को पचाते हैं और अनपचा भोजन वहीं से बहिष्कृत कर दिया जाता है, मतलब कि बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब हम एक और विषमपोषी पोषण के पोषण को समझते हैं जो कि है मनुष्य में पोषण। तो मनुष्य में जो पोषण होता है वह काफी जटिल प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसमें कि 4 प्रक्रिया होता है जो कि है मुख में पाचन, आमाशय में पाचन, छोटी आंत में पाचन और अवशोषण, और बड़ी आंत में जल का अवशोषण और अनपचे भोजन का बहिष्करण। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे मुख में पाचन। तो जब हम खाना खाते हैं तो जिस भोजन को हम अपने मुंह में रखते हैं वह भोजन ठोस रहता है, जिसे हम दांतों की मदद से महीन टुकड़ों में बदल देते हैं।
इसी समय लार में पाए जाने वाला टाइलिन या लार एमाइलेज नामक एंजाइम भोजन के कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और उसे माल्टोज में बदल देता है। उसके बाद भोजन क्रमाकुंचन गति के कारण आमाशय में पहुंचता है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्रमाकुंचन गति क्या है। तो क्रमाकुंचन गति वैसा गति है जिससे भोजन आगे की ओर खिसकता है। इसी गति के कारण भोजन मुंह से आमाशय तक पहुंचता है। तो अब हम आमाशय में पाचन को समझते हैं। तो भोजन जब मुंह से आमाशय में पहुंचता है तब आमाशय की आंतरिक भित्ति में पाए जाने वाला जठर ग्रंथियां जठर रसों का स्राव करती है। तो जठर ग्रंथि 4 जठर रसों का स्राव करती है, रेनिन, पेप्सिन, HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और म्यूकस। तो जो रेनिन होता है वो दूध की प्रोटीन को पचाता है, इसीलिए यह सिर्फ बच्चों में ही पाया जाता है। और जो पेप्सिन होता है वह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और जो HCl होता है मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को मारता है। और इसका दूसरा जो काम है वो है भोजन को अम्लीय माध्यम से बचाना। और जो म्यूकस होता है वो आमाशय की भित्ति को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है। अगर म्यूकस नहीं निकलेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय की भित्ति को नुकसान पहुंचाएगा, जिससे पेट में जलन हो सकती है। इसके बाद भोजन छोटी आंत के ऊपर वाले हिस्से पर पहुंचता है, जिसे पक्वाशय या ग्रहणी कहा जाता है। तो जब भोजन पक्वाशय में पहुंचता है तब पित्ताशय से पित्त नाम का जीवाणुनाशक क्षारीय द्रव भोजन में मिलकर भोजन को क्षारीय बनाता है, जिससे वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है। उसके बाद अग्न्याशय से अग्न्यासिक रस निकलता है जो भोजन से आकर मिलता है। इस अग्न्यासिक रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो जो एमाइलेज होता है वो बची हुई शर्करा को माल्टोज में बदल देता है, और जो ट्रिप्सिन होता है वो पेप्टोन को पेप्टाइड्स में बदल देता है, और जो लाइपेज होता है वो वसा के छोटे छोटे टुकड़े को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। इसके बाद भोजन छोटी आंत के निचले हिस्से में पहुंचता है। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर असंख्य उंगलियों जैसे उभार होते हैं, जिन्हें रसांकुर या दीर्घरोम कहा जाता है। दीर्घरोम के बीच बीच में आंतरीय ग्रंथियां होती हैं। आंतरीय ग्रंथि पाचक रसों का स्राव करती है। पाचक रसों में 4 एंजाइम पाए जाते हैं, इरेप्सिन या पेप्टाइडेज, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। जो इरेप्सिन या पेप्टाइडेज होता है वो पेप्टोन और पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। जो माल्टेज होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। जो सुक्रेज होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। और जो लैक्टेज होता है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। इस प्रकार छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में और वसा का वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में पाचन हो जाता है। पचे हुए भोजन के कण दीर्घरोमों में स्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में जाकर पूरे शरीर में फैल जाती है। अब जो अनपचा भोजन होता है वो बड़ी आंत में पहुंचता है। तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, यहाँ पर केवल अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। उसके बाद जो अनपचा भोजन होता है वो मल के रूप में शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। मल का शरीर से बाहर निकलना ही बहिष्करण कहलाता है। तो हमने पोषण को अच्छे से समझ लिया है। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।